क्लास 10th NCERT साइंस में हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोड्यूस टर्म का क्या मतलब है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन टर्म का क्या मतलब है। सो देखो, रिप्रोड्यूस वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, री प्लस प्रोड्यूस। सिमिलरली जो रिप्रोडक्शन वर्ड है वो भी दो वर्ड से मिलके बना है, री और प्रोडक्शन। तो रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन एक ही बात है, और इसका क्या मतलब है कि री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब कुछ प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन का अगर हम वर्ड मीनिंग देखें, वर्ड के हिसाब से मीनिंग देखें, तो वो बता रहा है दोबारा प्रोड्यूस करना, दोबारा कुछ बनाना। ठीक है। सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जो क्या बताता है कि नए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो नए ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कौन कर रहा है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ देयर ओन टाइप। क्या मतलब हुआ कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो उन्हीं की तरह हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स है तो वो ह्यूमन बींग्स को ही प्रोड्यूस करेंगे, डॉग्स है तो वो डॉग्स को ही प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ह्यूमन बींग्स डॉग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स है तो वो ह्यूमन बींग्स को ही प्रोड्यूस करेंगे, उन्हीं की तरह कोई इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो नए इंडिविजुअल्स को बना रहे हैं, तो ये वाले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी तो किसी ना किसी ने प्रोड्यूस किए होंगे। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी पहले प्रोड्यूस हुए थे, और फिर इन्होंने दोबारा नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया। तो ये भी प्रोड्यूस्ड हैं और ये भी प्रोड्यूस्ड हैं। ठीक है। अब इट इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस, आगे लिखा हुआ है इट इज़ नॉट अ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जो जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मेरे पास प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो टुकड़ों में बट रहा है, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें से हम अपनी एनर्जी ले रहे हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। सो ये जो कुछ प्रोसेसेस होते हैं वो जिंदा रहने के लिए, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो वो मर नहीं जाएगा। ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस अगर नहीं होंगे तो इंसान मर जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो फिर वो नहीं मरता। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये एक लाइफ प्रोसेस नहीं है, as it is not important for the survival or not necessary to maintain the life of an organism। जिंदा रहने के लिए भी ज़रूरी नहीं है, और किसी की लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए हम इसको लाइफ प्रोसेस नहीं बोलते हैं। सो इट इज़ अबाउट रिप्रोडक्शन। अब इम्पॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, या एडवांटेजेस क्या है रिप्रोडक्शन के? सबसे पहला है कि किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, चाहे वो डॉग्स की हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हो, चाहे वो किसी और बर्ड की हो, तो जो भी स्पीशीज़ है उसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। कंटिन्यूटी मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन वो स्पीशीज़ एग्जिस्ट करे, उस चीज़ को इंश्योर करता है, उस चीज़ को कंफर्म करता है। क्या? रिप्रोडक्शन। सेकेंड क्या है कि जो DNA होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर वेरिएशन क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है? स्टेबिलिटी बनी रहती है स्पीशीज की। देखो, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर एक प्रोसेस होता है डुप्लीकेशन ऑफ DNA। ठीक है। तो वो चीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जानो कि जो DNA होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जब वो कॉपी होता है तो उस टाइम पे वो 100% सेम कॉपी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाती हैं। और उन वेरिएशंस की वजह से कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी स्पीशीज़ का इंडिविजुअल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। जैसे कि देखो, आपकी मम्मा है और आप हो, तो आप दोनों बिल्कुल सेम दिखते हो? नहीं दिखते हो। अगर 100% DNA की कॉपी सेम टू सेम डुप्लीकेट होती, रेप्लिकेट होती, तो आप बिल्कुल अपने मम्मा की तरह दिखते। जस्ट बिकॉज वो जो कॉपी है वो 100% सेम नहीं बनी, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, उस वजह से क्या हुआ, आपकी मम्मा और आपके बीच में जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट हुए हैं। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है। अब टाइम टू टाइम हमारी एनवायरमेंटल सिचुएशंस चेंज होती है, तो
एनवायरमेंटल डिफरेंट एनवायरमेंटल सिचुएशंस में अडेप्ट करने के लिए, उसमें मैनेज करने के लिए इन वेरिएशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो रिप्रोडक्शन हो रही है तो वेरिएशंस बन रही है, और वेरिएशंस बन रही है तो स्टेबिलिटी आ रही है, उनका सर्वाइवल इंश्योर हो रहा है टाइम टू टाइम। ओके और थर्ड पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, मतलब एवोल्यूशंस के एडवांसमेंट में टाइम टू टाइम रिप्रोडक्शन हेल्प करता है। और वो एडवांसमेंट कैसे हो रही है? इन वेरिएशंस की वजह से, क्योंकि वेरिएशंस बन रही है तो वो डिफरेंट एनवायरमेंटल सिचुएशंस में अडेप्ट कर पा रहे हैं, जो शायद वो पहले अडेप्ट नहीं कर सकते थे उन सिचुएशन में, बट अब अडेप्ट कर पा रहे हैं। तो उस वजह से उनके अंदर क्या हो रही है? एडवांसमेंट हो रही है, और मतलब हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हो रहा है। तो ये तीनों पॉइंट्स हमें याद करने हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है रिप्रोडक्शन की। अब हमारे पास जो हमने अभी ये जो वेरिएशंस वगैरह के बारे में बात की है, उसका प्रोसेस आ जाता है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? जैसे कि मैं बोलूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है, क्या वो बिल्कुल सेम टू सेम आइडेंटिकल बिल्कुल सेम दिखने वाला ऑर्गेनिज्म बनाता है? उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और यहाँ पर हम मेजरली ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है देखो, द ऑर्गेनिजम्स क्रिएट सिमिलर कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स बट नॉट द एग्जैक्ट आइडेंटिकल वन। बिल्कुल नाक शक्ल बिल्कुल शक्ल सेम बनती हो ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते, बट हाँ उसके जैसा सिमिलर है कि ठीक है एक मुंह होगा जिसके अंदर 2 आंखें होंगी, एक नाक होंगी, एक होठ होंगे, तो ऐसे फीचर्स सेम हैं, लेकिन बिल्कुल सेम हो ये जरूरी नहीं होता है। द रीजन कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। क्या है? सबसे पहला पॉइंट है डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। देखो क्या है, हमें पता है कि हमारी बॉडी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सेल है। अब सेल के सेंटर में कहीं पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है किसी भी सेल का। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं एक सेल के अंदर वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा डीएनए। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? द एंटेंगल्ड एंड स्ट्रेंगल्ड थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स के बारे में है। तो क्या होता है देखो, कोई भी सेल है उसके बीच में न्यूक्लियस है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, या तो वो ऐसे उलझे धागे की तरह प्रेजेंट होगा, या फिर क्या होगा, वो ऐसे कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो डीएनए की 2 फॉर्म है, एक तो ये है इंटैंगल्ड, और स्ट्रैंगल्ड का मतलब है उलझे हुए धागे जैसे स्ट्रक्चर की फॉर्म में, या फिर एक पर्टिकुलर शेप है रॉड जैसी, उस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। तो जब डीएनए इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिन, और जब रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये किस किस स्टेट में होता है? जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है तो मेरे पास क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर रॉड लाइक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, और उन रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यही सेम चीज़ हमारी इस पूरे के पूरे पॉइंट में लिखी है। द एंटेंगल्ड एंड स्ट्रेंगल्ड थ्रेड लाइक फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमेटिन. This is found when the cell is at the resting phase. But when the cell is going to divide, that is at its dividing stage, this entangled and strangled thread-like form takes the condensed rod-like structure called chromosomes. तो DNA की 2 फॉर्म्स है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम. जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है तो वो उलझे धागों की तरह पड़ा हुआ होता है जिसको क्रोमेटिन बोलते हैं, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स बोल देते हैं. ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो डीएनए है, जैसे कि ये एक डीएनए है, ठीक है, तो इनके ऊपर कुछ ऐसे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं जीन्स. और जो डीएनए अपना काम कर पा रहा है, जो भी काम कर रहा है वो इन्हीं जीन्स की वजह से काम कर पाता है. तो इसीलिए जीन्स को बोलते हैं फंक्शनल सेगमेंट. किसकी फंक्शनल सेगमेंट है? डीएनए की, क्योंकि डीएनए में प्रेजेंट है.
ठीक है। तो ये मेजरली क्या होता है कि ये जो डीएनए है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे काम आता है, और जितनी भी एक ह्यूमन बीइंग की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, आई कलर, शेप कैसी होगी फेस की, या फिर फेशियल फीचर्स कैसे होंगे, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं जीन्स में प्रेजेंट होती है। और इन्हीं जीन्स की वजह से जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, कैसे होती है ये डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ हमें इतना जानना है कि डीएनए की फंक्शनल सेगमेंट है जीन, और इन्हीं जीन्स के अंदर किसी भी ह्यूमन बीइंग की कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। अब क्या लिखा हुआ है, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए कॉल्ड जीन्स कंटेन द कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन है ह्यूमन बीइंग की, वो सारी की सारी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जीन्स के अंदर, जो ट्रांसफ़र करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और इसीलिए हम डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन एक ह्यूमन बीइंग की होती है वो डीएनए में प्रेजेंट होती है। और डीएनए के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है? जीन्स में। Because it contains all the information about an organism like the facial features, skin color, eye color, hair texture, body structure, etc. तो ये था हमारा मेजर जो इंफॉर्मेशन हमें याद होनी चाहिए उसके बारे में। अब हमारे पास आता है डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म देखो क्या होता है। मेरे पास कोई भी एक सेल है, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्या होता है, कोई भी सेल है, उसके अंदर अपना न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए है। अगर हमें ये चीज़ हमने 9th में पढ़ी है सेल थ्योरी के थ्रू कि कोई भी नया सेल कैसे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो ये ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट कर रहा है वो डिवाइड कर जाता है 2 के अंदर या फिर 4 के अंदर। अभी हम 2 वाले की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो ये जो सेल होगा, जो नए सेल बनेंगे वो इसी पुराने सेल से बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 2 सेल बना दिए, इस सेल से डिवाइड होने पे ये 2 सेल बन गए, ये बन गया हमारे पास न्यूक्लियस। अब देखो ये अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 2 क्रोमोसोम हैं तो एक इसके अंदर चला गया और एक इसके अंदर चला गया, मतलब कि 2 का हाफ हो गया, एक इसमें चला गया और एक इसमें चला गया। बट क्या ऐसे इन नए सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे? 46 क्रोमोसोम्स तो तब बनेंगे जब अगर इसमें 2 प्रेजेंट है तो इसमें भी 2 जाए और इसमें भी 2 जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर अगर 2 है तो वो हाफ हो गया, एक बन गया, इसका हाफ एक चला गया। तो ऐसे तो जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे नए सेल के अंदर वो पूरे नहीं होंगे, तो इससे हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या होता है, डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म होता है। डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है कि ये जो सेल के अंदर ये जो 2 क्रोमोसोम है ये डिवाइड होने से पहले क्या करते हैं, खुद की एक एक कॉपी बना लेते हैं। जैसे कि ये हो गया एक क्रोमोसोम, एक ये हो गया, तो ये वाला क्रोमोसोम क्या करेगा, अपनी एक कॉपी बना लेगा। सिमिलरली ये वाला क्रोमोसोम क्या करेगा, अपनी एक कॉपी बना लेगा। और उसके बाद ये 2-2 क्रोमोसोम चले जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जितने क्रोमोसोम्स इसके अंदर थे ओरिजिनली उतने ही आ गए, बस उसने क्या किया, पहले एक कॉपी क्रिएट कर ली ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन दोनों के अंदर। तो ये जो क्रोमोसोम ने, इस डीएनए ने अपनी जो कॉपी बनाई है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। बट क्या होता है कि जब ये अपनी कॉपी बना रहा है तो ये 100% सेम नहीं बनती, मतलब कि 100% रिलायबल नहीं बनती। तो इसी वजह से क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं इन 2 कॉपी के अंदर। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से क्या क्रिएट हो जाती है, वेरिएशंस।
मतलब कि जैसे आपकी और आपकी मम्मा के अंदर शक्ल तो बिल्कुल सेम नहीं है ना आप दोनों की, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस है। तो ये चेंजेस क्यों आए हैं? इसी डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म के अंदर 100% रिलायबल कॉपी नहीं हुई, डिफरेंसेस क्रिएट हुए जिसकी वजह से, और हेंस इट लेड टू दोज वेरिएशंस। जो भी डिफरेंसेस हैं आपकी और आपकी मम्मा के बीच में, वो यही वेरिएशंस की वजह से है। तो ये होता है पूरा का पूरा डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, और यही अब यहाँ पर वर्ड्स पे लिखा हुआ है। यही चीज़ डायग्राम है। ये न्यूक्लियस था, ये ओरिजिनल क्रोमोसोम्स थे। तो क्या होता है कि यहाँ पर इसने अपनी कॉपी बना ली, इसने अपनी कॉपी बना ली, और उसके बाद ये दो क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाते हैं और एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। तो यही हमारा हमने सेल थ्योरी में पढ़ा कि कोई भी सेल नया सेल कैसे बनाता है, जब वो 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल बनते हैं थ्रू सेल डिविजन। अब वो सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम्स इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे थे, इसमें आधे जा रहे थे, इसमें आधे जा रहे थे, बट यूं तो काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि कॉपी हुई, एक क्रोमोसोम ने अपनी अपनी कॉपी बनाई जिससे इक्वली ट्रांसफर हो गए दोनों के दोनों न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब देखो, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 डिफरेंट सेल्स which needs the DNA to be copied to both the new cells। जो DNA है, सेम DNA, वो इसमें भी जाना चाहिए, वो इसमें भी जाना चाहिए। This mechanism is called DNA copying mechanism, but it does not contain the exact same copy as the biochemical reaction cannot be 100% reliable। बायोकेमिकल का रिएक्शन का क्या मतलब है? जो नेचुरली अपने आप रिएक्शंस हो रहे हैं उनको यहाँ पर बायोकेमिकल रिएक्शन बोला है। हम अपनी मर्जी से थोड़ी क्रोमोसोम्स की कॉपी बनाते हैं, वो तो अपने आप बनती है क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये 100% रिलायबल नहीं होता, मतलब 100% सेम कॉपी नहीं बनती। Some errors occur during the replication of DNA, due to which the information gets changed, and hence these occurs changes in the next generation. These changes are called variation. I hope ये वाला टॉपिक समझ आ गया होगा। आगे देखो, Some of these variations might be so drastic। इतनी बड़ी वेरिएशंस हो सकती है कि जो डीएनए है वो जो डीएनए कॉपी बनी है वो सेल के साथ अब काम ही नहीं कर पा रही। मतलब कि इतने बड़े बड़े चेंजेस हो गए कि वो जो नए वेरिएशंस बने हैं उस वजह से जो नेचुरल एनवायरनमेंट था उसमें वो सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया और वो सेल मर गया या फिर वो इंडिविजुअल मर गया। लेकिन सच अ न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई। अगर इतनी ज़्यादा वेरिएशन, इतनी बड़ी वेरिएशंस हो गई कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया, तो उस टाइम पे वो जो नया सेल बना है वो ख़त्म हो जाएगा। But on the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcomes। Variations high magnitude पे हो गई, जैसे इतनी drastic हो गई तो क्या पता वो environment में exist ही ना कर पाए और मर जाए। लेकिन कुछ variations इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी high level की नहीं होती, minimum variations होती है जो normally exist कर सकती है। So दोनों chances हो सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन के अंदर नए सेल्स बनेंगे। अब उनके अंदर नए सेल्स से पहले नई डीएनए कॉपी बनेगी। इस डीएनए कॉपिंग के अंदर कुछ ना कुछ एरर आएगा और एरर की वजह से जो वेरिएशन देखने को मिलेगी डीएनए की सीक्वेंस में, मतलब कि जो जीन होंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा और 100% सेम नहीं बनेगी और उस वजह से नए कैरेक्टर्स राइज हो जाएंगे। ओके, अब वेरिएशंस क्या होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ये पूछ लिया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएशंस क्या है? वो डिफरेंसेस है जो एक ही सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है। जैसे कि आप हो और मैं हूँ, हम दोनों के जो नॉर्मल अपैरेटस है वो सेम है कि 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, एक होठ, एक लिप्स होंगे और ये होगा। ये नॉर्मल अपैरेटस सेम है, लेकिन क्या आप और मैं बिल्कुल जुड़वा भाई की तरह लगते हैं? नहीं लगते हैं। तो वो जो डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में जिस वजह से हम ट्विंस नहीं लग रहे हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। और इन वेरिएशंस की क्या इंपॉर्टेंस है कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है ऑफ कोर्स हमारे बॉडी के अंदर भी चेंजेस आने चाहिए और ताकि हम उस एनवायरनमेंट के अंदर एडजस्ट कर सके। तो ये वेरिएशंस हमें नई नई एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में हेल्प करता है, किसी भी स्पीशीज़ को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और इवोल्यूशन में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट कर पा रहे हैं तो हम एडवांस हो रहे हैं ना,
जिस एनवायरनमेंट में हम पहले अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वेरिएशंस होने के बाद हम उसमें अडेप्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। तो इसीलिए एवोल्यूशन हो रही है और हम स्टेबली हम अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। अब जो वेरिएशंस होती हैं वो बहुत तरह की स्पीशीज़ बनाती हैं और नई स्पीशीज़ भी बन जाती है। जैसे कि देखो, मेरे पास एक रेड फ्लावर है, एक रेड रोज़ है, और मेरे पास एक वाइट रोज़ है। इन दोनों रोज़ ने एक दूसरे के साथ करके फर्टिलाइजेशन की और एक रिप्रोडक्शन किया, एक नया इंडिविजुअल बनाया और वो पिंक कलर का फ्लावर बन गया। तो ये दोनों के दोनों पेरेंट्स है तो अलग ही स्पीशीज बन गई। एक रेड रोज की स्पीशीज है, एक वाइट रोज की स्पीशीज है, और ये तो अपनी एक नई स्पीशीज बन गई। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि जो वेरिएशंस आ रही है वो एक नई स्पीशीज को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, और इसीलिए टाइम के साथ साथ किसी भी स्पीशीज को जिंदा रहने में भी हेल्प करती है अलॉन्ग विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये पूरा था हमारा वेरिएशंस का टॉपिक। डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ओके, अब देखो, हमारे पास जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम दोनों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट से नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इसके अंदर कोई भी गैमेट्स नहीं बनते। गैमेट्स का मतलब है जैसे कि हम मेल्स के अंदर देखते हैं ना कि स्पर्म सेल होता है, और फीमेल्स के अंदर देखते हैं एग सेल होता है। तो यही दोनों फ्यूज करते हैं, इन्हीं दोनों को बेसिकली गैमेट्स बोलते हैं। गैमेट्स का दूसरा नाम होता है सेक्स सेल्स या फिर जर्म सेल्स। ठीक है, तो एसेक्सुअल के अंदर एक ही पेरेंट है, कोई भी गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। मतलब कि ये जो दो गैमेट्स हैं इनके बीच में कोई भी फ्यूजन नहीं हो रहा। गैमेट्स नहीं है तो फ्यूजन कैसे होगा? सो गैमेट्स भी नहीं है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं है, और जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो बिल्कुल सेम बनते हैं। मतलब अपने माँ बाप की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके बारे हम इसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे आगे। अभी के लिए ये हमारा इंट्रोडक्शन है एसेक्सुअल का, कि इसके अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई भी गैमेट्स नहीं बन रहे हैं। गैमेट्स नहीं बन रहे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो दो गैमेट्स बनने चाहिए थे उनके बीच में फ्यूजन होनी चाहिए थी, बट अगर गैमेट्स ही नहीं है तो फ्यूजन कैसे होगी? तो गैमेट्स नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही। वेरिएशन ना आने की वजह से जो पेरेंट है वो बिल्कुल अपने ऑफस्प्रिंग के जैसा होगा, मतलब दोनों के दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे। 1% भी दोनों में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है सेक्सुअल। इसका उल्टा, सिंगल पेरेंट था, यहाँ पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर एक मदर होती है और एक फादर होती है। इसके अंदर गैमेट्स बनते हैं। मेल के अंदर स्पर्म सेल देखने को मिलता है और फीमेल के अंदर एग सेल देखने को मिलता है। गैमेट्स बन रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होती है उसी से हमारा एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो रही है, और फर्टिलाइजेशन होते वक्त DNA कॉपिंग होती है, वेरिएशंस बनती है। उस वजह से माँ बाप जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल बच्चा बनना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए डिसिमिलर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब जो एसेक्सुअल के अंदर बिल्कुल सिमिलर या फिर बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं क्लोन्स। द जेनेटिकली सिमिलर ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन्स। अब हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे।